सलमान सर ने बोला कि हाँ देखा है मैंने, इनके 30-35 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर उस लड़की को कहा उन्होंने कि ले लो फोटो, ये तो आने वाले स्टार है। सर मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैं अगर किसी को कहूँगा भी ना तो वो यकीन नहीं करेगा। एक्चुअल में अगर आप कहोगे कि मैं हेटरेट को किस तरीके से देखता हूँ, मैं सर ध्यान ही नहीं देता। वो क्या था मेरा इंग्लिश का वर्ड? इग्नोरेंस इज ब्लेस। परिणीति ने कहा था आपको कि कुछ तो लड़के में बात है भाई, विलन बनना भी हुनर है। इंशाल्लाह मैं भी अच्छा और बेहतर बढ़िया करूंगा आगे। शाहरुख सर, हेलो हाय, माय नेम इज फैसू एंड आई एम बिकमिंग एन एक्टर। देखो आपकी बात आई तो आवाज़ भी नहीं आ रही है। एंड दिस इज माय प्रोफाइल। रियलिटी शो स्क्रिप्टेड वहाँ तक के ही होते हैं जहाँ तक की डायरेक्शन देनी हो उनको। मैं आपको बोलूँगा कि एग्जॉशन इतना हो गया था कि मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, सब बंद करना। Hi guys, this is Fesu and you're watching me on IFA Unfiltered. क्या हेलो फैजू, वेलकम टू आईफा अनफिल्टर्ड। Hello, hi sir. हेलो। सो फैजू, सबसे पहले ये बताएं कि बिहाइंड द कैमरा फैजू कैसे हैं, क्या है? बिहाइंड द कैमरा फैजू कैसे है? बिहाइंड द कैमरा फैजू बहुत चिल पर्सन है और ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं करूँगा और बहुत खुश है। फैजू अपने बहुत ही टाइम टेबल और टाइम के हिसाब से चलता है। जैसे अगर आपको मैं कहूँ तो मैं 1-2 मिनट और 5-5 मिनट का भी टाइम सेट करता हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं पूरा उठते ही सुबह अपना शेड्यूल सेट करता हूँ कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, सारी एक्टिविटी। और एंड ऑफ द डे तक का मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होना चाहिए कि यस मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है, अच्छा किया है, और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो मुझे चाहिए होती है वो प्रोडक्टिव डे के साथ में होती है। तो बिहाइंड द कैमरा मैं ऐसा हूँ। और मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ में वो सारी चीज़ें भी करता हूँ जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप ये कहोगे कि मुझे वो बताना है तो मैं बता नहीं सकता। बट यस, बिहाइंड द कैमरा तो मैं थोड़ा अलग हूँ। बट यस, कभी कभी देखो ऐसा होता है कि कैमरे के जब हम सामने आते हैं तो हमें कोई कंटेंट के लिए वैसा परफॉर्म करना पड़ता है, वैसी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो अगर कंटेंट पर्सपेक्टिव से बोलूँगा तो हाँ, मैं अलग हो जाता हूँ, क्योंकि कंटेंट की डिलीवरी होती है और उनके मैंडेट्स होते हैं। मगर अगर आप कैमरे के पीछे के फैसू को पूछोगे तो मैं तो बोलता हूँ कि यार कमाल है। तो कैमरे के पीछे का फैजू जो है वो जैसा हम पर्सनल ब्लॉग्स में देखते हैं एक्टिंग, या हम कहें कि प्रॉपर एक जो शूट हो रहा है या आप शूटिंग कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट फेज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक डेली रूटीन क्या है फैजू का, जो हम जैसे ब्लॉग्स में देखते हैं वही है? यस, आप जो व्लॉग्स में देखते हो ऑलमोस्ट वही है। उसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो फैसू नहीं जानता है। फैसू थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रखता है, क्योंकि आप सब चीज़ दिखा दूंगा तो मज़ा कैसे आएगी। जैसे जैसी चीज़ें मैच्योर होगी, टाइम बढ़ेगा और तब वो दिखाने और उसका मज़ा भी अलग है। तो जो आप देखते हो, सुबह मैं उठता हूँ, डाइट करता हूँ, फिर उसके बाद फैमिली से थोड़ा सा गैदरिंग बातचीत, फिर फैमिली का कुछ अगर काम है तो वो, फिर वहाँ से जिम से ऑफिस, ऑफिस के बाद शूट, रात में फिर घर वालों के पास या तो अपने दोस्तों के पास चले जाना, और फिर दिन ख़त्म। तो एक सरप्राइज एलिमेंट जो फैजू का हमें अभी तक नहीं दिखता है। एक सरप्राइज एलिमेंट, सर मेरे को लगता है सारे सरप्राइज नहीं, एलिमेंट जैसा है। कि आपने कहा कि हर चीज नहीं बता सकता, समय आने पे बताना है, तो कोई एक ऐसा सर सरप्राइज वो सब एलिमेंट, में ही नहीं आया ना अभी तक। कोई भी एक। सर वो कोई भी तो नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है ना। फैजू पार्टी करता है, मतलब ऐसी पार्टी नहीं जो हार्डकोर वाली हो, बट मुझे पार्टी करना पसंद है, दोस्तों के साथ में अपने गैदरिंग करना पसंद है। और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने, मतलब जब मैं स्कूल टाइम में था वो टाइम के मेरे दोस्त हैं। तो उनके साथ में एक अलग फ़न है। तो वो अलग फ़न मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, बट ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि देखो दोस्ती जब पुरानी हो तो अब आप कॉन्फिडेंट हो और चीज़ें बहुत खुल के करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त आएगा जब मैं कैमरे में बताऊंगा वो सारी चीज़ें भी, तो बट अभी वो वक्त नहीं है सर। तो फैजू के और भी दोस्त हैं जिन्हें हम देखते हैं ऑन स्क्रीन, फैजू के ब्लॉग्स में और उन सब में, या कोई और भी है? फैजू के दोस्त है क्या? आप सीधा पॉइंट पे आ जाइए सर। यस सर, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैंने अभी तक कैमरे पे लाया ही नहीं है, बट उन्हें ही नहीं पसंद है, नहीं तो मैं तो ले आता, क्योंकि मेरा तो काम ही है सबको दिखाना।
तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको कैमरे से फोबिया है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, सबको पता नहीं है उसके बारे में, उसका नाम साजिद है। वो मेरा कुछ 4 साल पुराना दोस्त है, मगर उससे मेरा बॉन्ड इतना अच्छा है, इतना क्लोज है, उसको कैमरे से, फेम से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी कोई मेरी ऐसी मेरी जहाँ पे अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे वो खुशी खुशी आता है, नहीं तो उसको कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें मुझे ऐसा लगे कि यार ये एक दोस्त दोस्ती के लिए नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है साजिद, वो कैमरे पे नहीं आता है, बट वो बहुत फ़न है, बहुत मज़ा आती है उसके साथ में। उसके साथ में मैं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ जो इमोशनल हो और थोड़ा जो मेंटल स्टेट पे मुझे ले जाए। तो यस, फैज़ू ऐसे भी दोस्त हैं जो अपने शेयर नहीं करता है। ओके, तो फैज़ू फिटनेस फ्रीक है, वो हम सबको पता है। एक डेली डाइट भी मेंटेन करते होंगे, लेकिन किसी दिन चीट करना है तो क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप चीट कर लेते हो, खाने की चीज़? खाने की चीज़, ओके। सर मैं चीट डे डिसाइड नहीं करता हूँ, वो खुद हो जाता है, और जब होता है ना तो अच्छा नहीं होता है। आई एग्री, मैं वही जानना चाह रहा हूँ किस चीज़ के लिए फैज़ू, ऐसी कौन सी डिशेज़ हैं जिसके लिए चीट कर लेते हैं? जैसे कि खपसा राइस। कोई स्पेसिफिक जगह वो भी बता दीजिए आपके फैंस फैंस के लिए। पर्शियन दरबार। और जैसे मैंने एक जगह और बोला था इसके बारे में, टाउन में जाफ़र भाई है, वहाँ पे बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, ब्रेन मिलता है। तो ये सब तो मतलब अगर कोई ऐसा मुझे बार बार चीट कराएगा तो मैं कर लूँगा। जाफर भाई ओशिवारा में भी आ गए। ओशिवारा में भी आ गए, चलो जी सही हाँ। है। तो चलिए, हमने फिटनेस की बात करी तो अभी बॉलीवुड के सबसे बड़े फिटनेस फ्रीक पे आते हैं, सलमान भाई। तो फैजू बहुत बड़े फैन है सलमान भाई के, सलमान खान के, सॉरी। तो सलमान खान से जब आप पहली बार मिले थे तब क्या मजा आया था? बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉपर बताओ, मजा क्या आया था, क्या सोच रहे थे, क्या मजा आया मतलब? सर देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी सलमान खान का फैन है, मैं भी हूँ। आप भी हो, वो जब भी अगर फर्स्ट टाइम अगर वो सलमान खान को देख रहे तो वो स्टार स्ट्रक हो जाएगा। मैं हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सलमान खान सामने खड़े हैं, और मतलब मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा उन्हें, कभी नहीं देखा। मतलब फ़ैन हूँ हमेशा से, मैंने उनका काम देखा है और उनकी चीज़ें देखी है, बट मैंने कभी उनको ऐसा सामने से नहीं देखा कि वो दिखते कैसे हैं। और हर एक स्टार स्ट्रकर की ना चाह यही होती है कि यार एक बार वो अपने बॉलीवुड के रोल मॉडल को सामने से तो देखे। जब मैं फर्स्ट टाइम उनको देखा ना, तब मेरे पास में कुछ था ही नहीं बोलने को, बस मेरे पास में एक ही था कि सलाम किया मैंने, भाई सलाम वालेकुम, और भाई ने उसका जवाब दिया। तो तड़प का एक लॉन्च था, तड़प मूवी आई थी सुनील शेट्टी के लड़के की। तो मुझे वहाँ पे साजिद नाडियाडवाला की वाइफ ने इनवाइट किया था, वो मुझे लेके गई थी अपने साथ में। तो जब मैं सलमान खान को फर्स्ट टाइम देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मैंने सलाम किया और मैं जस्ट उनके बाजू में खड़ा हो गया। मैंने एक रील बनाया था, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट, एंड द गुड पार्ट इज़ मीटिंग सलमान खान। वो रील भी बहुत वायरल हुई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मैं वो रील को देखता हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं सेकेंड टाइम आईफा में सलमान खान को देखा, जो अबू धाबी में हुआ था, जब उनकी एंट्री हुई थी और पूरा क्राउड सिर्फ और सिर्फ सलमान खान चिल्ला रहा था, मैं फर्स्ट रो में बैठा था सर। मुझे बाबा सिद्दीकी, जो अभी नहीं रहे हैं, जिशान के साइड में आप बैठे हुए थे। यस, जीशान के साइड में बैठा था, सलमान खान इतने क्लोजली मेरे बाजू में से गए, मतलब उस वक्त तो ऐसा लग रहा था बस कि मैं उनको टच कर लूँ या तो मैं उनकी वीडियो बना लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ। बट मेरा दिमाग उस वक्त भी ना इतना खास काम नहीं कर रहा था। बट उसके बाद जीशान ने मुझे कहा कि हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं भाई के ही स्वीट में, तो आ जाओ आप वहाँ पे। उस वक्त जो ड्यूरेशन था ना वहाँ से भाई के पास मिलने तक का, मैं उस वक्त सोच रहा था कि कौन होगा वहाँ, कैसे होगा, मैं फिर से ना स्टार स्ट्रक हो जाऊँ, बात ना कर पाऊँ, ऐसा कुछ हो जाए। बट बाबा सिद्दीकी ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे सलमान के पास लेके गए। वहाँ पे एक लड़की भी खड़ी थी उनके सामने, ठीक है, कोई मॉडल थी या जो भी थी वो। तो सलमान खान को जैसी बाबा ने कहा कि ये है फैज़ू और ये सोशल मीडिया पे, तो उतने में ही सलमान सर ने बोला कि हाँ देखा है मैंने, इनके 30-35 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फिर उस लड़की को कहा उन्होंने कि ले लो फोटो, ये तो आने वाले स्टार है। सर मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैं अगर किसी को कहूँगा भी ना
तो वो यकीन नहीं करेगा क्योंकि यार मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ किसी का, और वो एक छोटी सी मीटिंग उनको याद थी, उन्होंने ये कहा कि ये लड़का मुझे तड़प के लॉन्च पे मिला था, है ना? और मैंने बोला यस सर, और आपको ये बात पता है? मैंने जब उन्हें ये बात बोला तो मैं शॉक हो गया एकदम, मतलब कि इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार, मतलब उनको वो एक छोटी सी मीटिंग भी याद है। इससे ये मालूम पड़ता है कि आज वो जहाँ है वो 100% डिजर्व करते उस जगह पे रहना, और उन्होंने जो पोजीशनिंग बनाई है अपनी, वो 100% वो काबिल है उस चीज़ के। क्रेजी। तो फैजू, जब आप छोटे थे तो जैसे आई एम ऑल्सो सलमान खान फैन, तो मैंने एक चीज करी थी कि मेरे पास जब पहली जीन्स आई थी, वो जाने जाना देख के ना मैंने मेरी जीन्स लाइट शेड ब्लू जीन्स, ब्लेड से काट ली थी, और हाँ, मैंने बहुत मार खाई थी रिप घर किया पे था, एज ए हाँ। सलमान खान फैन। चीजें करी आपने? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं सेल्समैन था ना स्टार्टिंग स्टेज में, तब मैं ना लोगों की ना जीन्स को रिप भी करता था, पता है? तो मेरे पास में रेफरेंसेस भी आए हैं सलमान सर की जीन्स के। अगर आप देखोगे तो सलमान खान एक ऐसे लौते एक्टर हैं जो अलग शेड की यूनिक बेल बॉटम जीन्स पहनते हैं जो लोग पहनते ही नहीं है आज के टाइम पे, मतलब अगर वो पहनेंगे भी तो वो सलमान खान नहीं लगेंगे। तो मैं ये चीज़ का तो उनके फ़ैन था, बट मैं सबसे बड़ा फ़ैन था उनके कान की बाली का। मगर आप देखोगे यहाँ पे एक भी जगह छेद नहीं है। मैंने बहुत कान की बाली उनकी तरह स्टाइल में पहनी है, बट मम्मी के डर से मैंने कभी छेद नहीं कराया। बट मुझे यस, मैं उनके ये बालियों का बहुत फ़ैन। सलमान भाई की बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल, एक बोलते हैं ना म्यूजिक अच्छा चलते चलते ड्रॉप आता है, तो वो क्वेश्चन है ये यहाँ पे। लास्ट टाइम आप कब रोए थे और क्यों रोए थे? ये रोने धोने की बातें सर लास्ट टाइम मैं तब रोया था। सर मैं अभी सच्ची बात कहूँ आपसे, मैं 2 दिन पहले ही रोया हूँ, और मैं ऐसा नॉर्मली रोते रहता हूँ। रोते रहता हूँ मतलब चीज़ों के लिए नहीं, उन चीज़ों के लिए जो मैं बहुत ग्रेट फील करता हूँ। मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं रो देता हूँ। सो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है नॉर्मल लोगों में आर्टिस्ट को लेके, वो क्या है? आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन सर ये है कि ना लोगों को लगता है कि ना ये ग्लैमर लाइफ है बहुत ज़्यादा, और इसमें मज़े ही मज़े हैं। बट अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखोगे तो उस ग्लैमर लाइफ को जीने के लिए भी बहुत मेहनत है, बहुत चीज़ें हैं जो आप सैक्रिफाइस करते हो फैमिली के साथ, खुद के साथ अपना टाइम पूरा दे देते हो। आपको समझ में ही नहीं आता एक टाइम पे कि आप कर रहे क्या हो, बट जब वो ग्लैमर लाइफ आप जीते हो तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो लोगों को दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, बट जब वो पास जाके देखते हैं ना तो उस ढोल की फटी होती है। तो ग्लैमर लाइफ के बारे में यही कहूँगा कि यार जितना लोग देखते सोचते हैं वैसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत चीज़ें हैं जिसमें लोग अपने अपने सेक्रीफाइसेस करते हैं। तो यस, दिस इज। तो फैजू, मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था आपकी पुरानी क्लिप्स भी, नई क्लिप्स भी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपका डांस देख के आपके फ़ैन हो गए। अजय देवगन ने ये चीज़ आपको कही थी कि वो आपका डांस देख के फ़ैन हो गए। परिणीति ने कहा था आपको कि कुछ तो लड़के में बात है आज तक वो बात मैं ढूंढ रहा हूँ बट उन्होंने सही कहा था, लड़के में चार्म है, कुछ तो बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, इनकी जो देखने की परख होती है ये काफ़ी अच्छी और सही होती है। और जब वो अच्छा बोले तो आप अच्छे तरीके से लो, जब वो बुरा बोले तब आप उसको भी अच्छे तरीके से लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस होती है। जब अजय देवगन सर ने बोला कि यार फैसू, मैं तो आपके डांस का फ़ैन हो गया, मुझे लगता है कि सर फ़ैन तो नहीं हुए होंगे ऑफ कोर्स, बट कमिंग फ्रॉम हिम इतनी बड़ी बात कि यार फैसू, मतलब उनको 100% नहीं 10% तो अच्छा लगा होगा। अब अगर मैंने कुछ परफॉर्म किया है और उनको अच्छा लगा है वो चीज़, तो मतलब इट्स वेरी गुड फॉर मी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ मेरी लाइफ में। तो ये चीज़ बहुत खुशी की बात थी और बहुत अच्छी बात थी कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और पहली बात तो मेरा कंफर्ट जोन भी नहीं था। अगर आप देखोगे तो वो जो रियलिटी शो का फॉर्मेट है वो एक नॉन डांसर्स के लिए, और उस नॉन डांसर्स की जर्नी को, अब नॉन डांसर जो एक आता है उस जर्नी में, उसको उस जर्नी में
सर्वाइव करना, लास्ट तक रहना, मतलब अपना एक 15-20 किलो वज़न कम कर देना जैसा है। मैंने कम कर दिया था अपना, 15-20 किलो वज़न कम हो गया था, बट उसमें फिर ऐसे एप्रिसिएशन मिलते हैं तो फिर वज़न बढ़ जाता है अपने आप। जनरली बताइए कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इट इज? सर नेगेटिव तो मैं दूंगा ही दूंगा इस पे, बिकॉज इतने नंबर्स है, इतने सारे लोग देख रहे हैं और मेरे को इस पे सच बात रखनी पसंद है। नेगेटिविटी ही नहीं फैलाना है मुझे, पॉजिटिविटी भी बहुत है। बट देखो, जब आप, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब आप 14 to 15 वीडियोस बनाते हो तब आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको इसका ड्रिल समझ में आता है, आपको लोग पसंद करते हैं, चीज़ें बड़ी हैप्पी होती है, आपको एक अलग मोटिवेशन भी मिलता है, एक स्पार्क मिलता है कि यार इतना लोग पसंद कर रहे हैं और वीडियो बनाऊंगा और करूंगा, तो वो एक हंगर है ना, ख़त्म नहीं होती है। बट जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो चीज़ों को लेके, जब आपका दिमाग काम नहीं करता है, तो ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब व्हेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोस 14 to 15 सोशल मीडिया पे और रेगुलर बेसिस पे, तो 3-3.5 साल तक का मैंने 14-15 वीडियोस यानी 7-8 हज़ार वीडियोस बनाई है वो टाइम पे। तो मैं एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लगा मेरी भर गई है, मतलब मेरे लैंग्वेज में, जो मेरे भाइयों के लैंग्वेज में मैं बोलूँगा, मुंबई स्लैंग। मुंबई स्लैंग, कि हो गया अब नहीं यार, अब कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही चीज़ नहीं कर सकते। तभी जाके मैंने थोड़ा सा ओरिजिनल कंटेंट, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट, आईपीज, ये सब बनाना शुरू किया। वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार यही लाइफ है, यही करना है, क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास बॉय या एक ऐसी जगह से आने वाला लड़का, उसको पता ही नहीं होता है, उसको लगेगा बस ये वीडियोस ही तो बनानी है, यही तो मेरी लाइफ है, इसको ही करना है और कुछ नहीं, क्योंकि लोग तो वही देख रहे हैं, लोग तो वही पसंद कर रहे हैं, मगर यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, चेंज करना है, ये सब चीज़ें। ये तो मतलब जब मैंने कंपनी साइन किया तब उन्होंने मेरे को बताया, मुझे ग्रूम किया, मुझे बताया कि आप अपग्रेड करना है कंटेंट में भी, खुद में भी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज़ है। तो मैं आपको बोलूँगा कि एग्जॉशन इतना हो गया था कि मुझे ऐसा लगा था कि अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जब अच्छी होती है तब अच्छी होती है, जब बुरी होती है तो दिमाग काम ही नहीं करता है कि करना क्या है। तो यस। करेक्ट। तो आपको सोशल मीडिया पे तो बहुत प्यार मिलता है लोगों का, पूरे इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो प्यार आता है, वो तो अच्छा लगता ही लगता है, बहुत मोटिवेशन आता है और अच्छा काम करने का। लेकिन बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आते हैं, वो जब आते हैं तो उससे किस तरह से डील करते हो या क्या थॉट आता है तब? थॉट एकदम सिंपल है, मैं ध्यान ही नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक टाइम पे ऐसा था जब सोशल मीडिया बहुत उरूज में था, तब नया नया लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने लग गए थे। वो टाइम पे ना इतना हेटरेट था कि मेल पे भी बहुत सारे लोग अलग अलग हेटरेट कमेंट्स और अलग अलग बातें करते थे, मैं ध्यान ही नहीं देता था सर। अच्छी बात ये थी कि मैंने वही टाइम पे वो चीज़ सीख ली थी। अब मैं उन चीज़ों पे ध्यान देता हूँ कभी कभी, जो जैसे रियलिटी शोज से रिलेटेड हो, कि अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ कर दी है जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे, तो मैं आके उसके बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये भाग रहा है कोई चीज़ से। मैं कभी कोई चीज़ से नहीं भागा, मैंने हर, जो भी मेरी कंट्रोवर्सी तो नहीं कहूँगा, मगर जो भी कभी ऐसी नेगेटिव बात हुई या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो मुझे सही इम्पैक्ट नहीं दे रही है, मैं आके उसके बारे में बात करता हूँ। बट एक्चुअल में अगर आप कहोगे कि मैं हेटरेट को किस तरीके से देखता हूँ, मैं सर ध्यान ही नहीं देता। वो क्या था मेरा इंग्लिश का वर्ड? इग्नोरेंस इज ब्लेस। दैट्स अ ग्रेट वे टू डील विद। करेक्ट। अच्छा, सबसे लाइक रेडिकुलस रूमर, सॉरी, जो आपने आपके बारे में सुना है? सर मैं शादी कर रहा हूँ जुलाई में। ये रूमर है? वही ये तो आपने कहा है। यही तो मैंने मैं नहीं रील देख कहा रहा था तो सर। फैजू किसी से बोल रहे थे कि मैं 2026 में पक्का शादी कर रहा हूँ। सर बट जुलाई तो नहीं बोला था ना। अब यहाँ आपने कैसे जुलाई में बोल दिया रूमर है। सर यही बात है, जुलाई में मेरी शादी हो रही थी, ऐसा लोगों ने कहा, और मैं, ऐसा नहीं है, 2026 में ही करूँगा, बट जुलाई में नहीं। जुलाई सर अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में फैजू शादी कर रहा है, तो मतलब कुछ तो भी अच्छा होना चाहिए ना। ओके। सो आपने ओरी के साथ भी रील बनाई थी, हाँ, करेक्ट? वही ओरी भी वेरी इज नाइस अ गाय। सेंसेशन। तो ऐसे लोग तो सिर्फ उसे जो भी है वही सोशल मीडिया और उससे ही जानते हैं, आप ओरी को पर्सनली जानते हैं, तो एज ए ह्यूमन कैसे है ओरी? सर आप बोलना क्या चाहते हो? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। ओरी इज़ अ वेरी नाइस गाय। औरी से जब मैं मिला था फर्स्ट टाइम, तो मैं तड़प के लॉन्च पे ही मिला था, तब औरी फेमस नहीं थे और काफ़ी सही बंदे थे। वो टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, मिला, बट मुझे नहीं समझ में आया कि मतलब ये है कौन।
वैसे आज तक लोगों का यही सवाल है कि ये है कौन। बट वो बहुत अच्छा, बहुत प्योर सोल है, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में रिलेशन रखता है वो। और वो उसका मतलब आप किसी से मिलते हो तो आप देखते हो ना कि ये इसका इंटेंशन क्या है, इसका थॉट क्या है। उसका इंटेंशन बड़ा प्योर है, वो समझदार और बहुत ही स्मार्ट बंदा है, जो लोगों को, बहुत कम लोगों को समझ में आता है जिनसे वो मिलते हैं, और या जो उनसे मिलते हैं उन लोगों को ही समझ में आता है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है, सब ये सोचेंगे और ये इज ए क्यूट गाय, ये वो, बट इज ए वेरी स्मार्ट गाय। अच्छा, एक चीज़ और ही के बारे में, जब औरी और मैंने वीडियो बनाया था ना, तो उसने मुझे ना, मैंने उससे पूछा कि व्हेन आर वी पोस्टिंग दिस वीडियो, तो उसने मुझे बोला कि यार हम ना जल्दी पोस्ट करेंगे। और उसने इतना बड़ा टाइम टेबल भेजा है मुझे, जिसमें ना उसमें सबका लिखा हुआ है, जानवी कपूर क्रिसमस बर्थडे पार्टी, और फिर उसके बाद में ईव, और फिर उसके बाद में सबके साथ उसने जो जो शूट किया है ना, उसने 28 to 30 वीडियोस पेंडिंग रखी है। और मेरे को बोलता है आई वांट टू लॉन्च यू ऑन माय इंस्टाग्राम। मैंने बोला वेरी गुड औरी, वेरी गुड, तुम मुझे लॉन्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं बोला मतलब क्या ही बोलूं, मतलब देखो किसी ने कोई चीज़ को इतना सीरियस लिया है, उसने अपनी आईडी को इतना सीरियस लिया है कि वो एक मतलब पूरा थॉट उसका एक मूवी के हिसाब से चलता है कि मैं इसका टीजर डालूंगा, फिर उसको लोगों को थोड़ा सा टीज करूंगा, फिर इस पे बातें होगी, फिर इस पे मेन वीडियो आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो मुझे करनी चाहिए ब्रो। कम ऑन, 33 मिलियन यहाँ है। बट उससे मुझे ये चीज़ सीखने मिली, बहुत अच्छी चीज़ थी वो, कि वो बैंक बना के चलता है, वो बहुत थॉटफुल है अपनी आईडी को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो उसको देख के फॉलो कर रहे हैं, और वो सही जा रहा है एकदम। बहुत। और इमोशनल जब बैटल, जब जो हम बात करते हैं, जैसे जनरली हम सुनते हैं कि आदमी बाहर की लड़ाइयाँ तो जीत जाता है, लेकिन अपने आप से जब अपनों से होती है वो, उसमें आदमी ज़्यादा इमोशनल होता है। तो ऐसा कौन सा इमोशनल बैटल है जो फैज़ू ने डील किया है, बहुत इम्पैक्ट हुआ है उस चीज़ का, लेकिन लोगों को पता नहीं है, फैज़ू के फैंस को पता नहीं है? तो इमोशनल बैटल अगर कहूँगा तो मतलब एक मेरी खुशी के साइड से, जैसे मेरी हैप्पीनेस थी इसमें कि मैं मेरी बहन को एक घर गिफ्ट करूँ। हर एक भाई की चाह होती है कि वो जैसा रह रहा है, जैसा उसका लाइफस्टाइल है, वैसा उसकी बहन का भी रहे, क्योंकि एक Correct. भाई और बहन का जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी अलग होता है। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन के साथ में मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, और मेरी जो छोटी बहन है उसके साथ में भी। तो मैंने थोड़े टाइम पहले ही मेरी जो बड़ी वाली बहन है उसको एक घर गिफ्ट किया। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैंने उसके लिए ये चीज़ की है, और मैं अपनी छोटी बहन के लिए भी करना चाहूँगा। तो यश, ये एक इमोशनल बैटल है खुशी वाला, जो मैं चाहूँगा कि हर कोई इस चीज़ को जिए, और एक बार अपने लिए और अपनी बहनों के लिए भी कुछ करें। तो बेस्ट एडवाइस आप बताएं दोनों तरह से, एज ए ह्यूमन बनने के लिए, वो जनरली पेरेंट्स से हमें आती, तो वो बताएं क्या बेस्ट एडवाइस आज तक आपको मिली है? सर मेरे को ना एक एडवाइस मिली है, और कोइंसिडेंटली ये जो एडवाइस है ना, ये एडवाइस मुझे मेरे मेंटोर से भी मिली है, और मेरे फैमिली मेम्बर से भी मिली है। और अगर आप देखोगे तो टचवुड अभी तक का मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिसमें मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, मैंने किसी का बुरा किया है, या मैंने किसी के लिए गलत सोचा है। अगर आप शो देखोगे द 50, वो शो एक पूरा कंट्रोवर्शियल टाइप का पॉलिटिक्स माहौल था, जिसमें आप इसके डिग्निटी के साथ खेल रहे हो, आप अपनी डिग्निटी के साथ खेल रहे हो, उसको बुरा कर रहे हो। इसको क्यों? क्योंकि आपको आगे जाना है। Correct. मेरे लिए उस शो में सरवाइव करना, मेरे लिए मेरे मेंटोर और मेरी मम्मी की कही हुई एक ही बात थी कि आप अच्छे रहो और आप सच्चे रहो। देखो, आप अच्छे और सच्चे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप बस संत बाबा बन जाओ और आपने सारी Correct. चीज़ें कर लेनी है। नहीं, आप अच्छे और सच्चे मतलब आपको अगर आपकी कोई चीज़ निकलवानी है या करनी है ना, तो आप उसको इस तरीके से रखो और इस तरीके से बताओ कि हो सकता है सामने वाला वक्ती तौर पे आपको थोड़ा-सा बोले कि यार ये बुरा है, बट दिल ही दिल में उसको आपसे प्यार होगा, और आप वो भी सोचेगा कि नहीं यार ये इंसान तो अच्छा है, कि इसने अभी सच बोला। तो मैंने हमेशा से एक चीज़ जो अपने दिल और दिमाग में रखी है, वो मेरी फैमिली और मेरे मेंटोर हैं, समीर बंगारा, जो अभी नहीं रहे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि देख, किसी के साथ गलत मत कर, गलत मत करके उसके लिए तू कुछ बुरा मत सोच, चाहिए तो उसके लिए तू अच्छा भी कुछ मत सोच, मगर बुरा मत करना। क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि बुरी चीज़ वापस आती है, और उससे कोई नहीं बच सकता। एक ये है। दूसरी,
नियत नियत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लाइफ में बहुत ऊपर जाओगे या बहुत नीचे जाओगे। अगर आपने अच्छी और सच्ची नियत रखी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप खुद भी नहीं रोक सकते हो अपने आप को आगे जाने से। अगर आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो आपकी लाइफ में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आपने छोटी सी चीज़ भी किसी के बारे में गलत सोची है ना, करेक्ट। तो वो आपको कभी आगे नहीं लेके जाएगी, वो आपको उल्टा पीछे लेके जाएगी या नीचे लेके जाएगी। तो सच्ची नियत, साफ नियत और किसी के साथ गलत ना करना, ये मेरा मंत्र है। और मैं, जो मेरे लोग हैं देखने वाले, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है या किसी के साथ गलत नहीं किया। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि अगर किसी को ऐसा थॉट भी आ रहा है मेरे को लेके, तो मैं उससे जाके बात कर लूँ या मैं उसको वक्ती तौर पे समझा दूँ कि ये क्यों हो रहा है, बट ये आगे सही हो सकता है। तो यस, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि नियत, और अगर आप सच्चे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने से। एक बॉलीवुड का कोई आइकॉनिक सीन जो आप, सॉरी, पॉप कल्चर में करोगे? इंस्टाग्राम के लिए, यस। एक बॉलीवुड सीन जो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए करूँगा वो सर है DDLG। पता है, मैं एक बार ना बीच में प्लान कर रहा था कि वो DDLG का जो लास्ट सीन है ना ट्रेन वाला, उसको मैं करूँ। बट वही होता है ना, जब आप कोई चीज़ सोशल मीडिया तक लेके आते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है उसमें कुछ टॉक कर लो, कुछ क्रिस्प कर लो। तो मेरे पास में ना, मतलब ऐसा कुछ है कि मैं थोड़ा फनी में बनाऊँ, बट एक एक वो जो चंक है ना DDLJ का लास्ट सीन ट्रेन वाला, उसको मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे लोगों को थोड़ा सा फन भी लगे और जिसको थोड़ा सा ऐसा लोगों को रोमांटिक भी लगे। तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा पक्का। अभी तो ये कि अभी सभी के लिए चांस है इंडस्ट्री में, तो जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर, आप मेरे बारे में बात कर रहे हो शायद। नहीं, आई एग्री। मैं नहीं, फिर भी एक जनरल समझ गया परसेप्शन होता है। सर। मैं तो यही कहूँगा कि खूब मेहनत करो, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई है और लोगों की डिमांड और एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है कि मतलब अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दो। क्योंकि पहले का टाइम बहुत अलग था, अभी का टाइम बहुत अलग है। और जितने भी नए उभरते सेलेब्स हैं, वो काफ़ी बेहतर और बढ़िया कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी अच्छा और बेहतर बढ़िया करूँगा आगे। कर ही रहे हो आप। सो ऐसा, आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं? ओह सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही है वो है दिलजीत दोसांझ। अगर आप उनका इंस्टाग्राम खोल के देखोगे, क्रेजी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोर नहीं होगे। मतलब वो क्या लेवल पे उनके नंबर्स हैं, क्या लेवल पे वो आदमी बिजी होगा, मगर इतना काम और इतना अच्छा कंटेंट कैसे बना सकते हैं वो, जिस पे व्यूज़ इतने अच्छे हैं। तो कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो? शाहरुख खान सर। शाहरुख खान, मतलब मेरी मेरी शाहरुख सर, हेलो हाय, माय नेम इज़ फैसू एंड आई एम बिकमिंग एन एक्टर। देखो, आपकी बात आई तो आवाज़ भी नहीं आ रही है, एंड दिस इज़ माय प्रोफाइल। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आई नो बहुत सारे लाखों करोड़ों में आपकी फ़ैन है, बट मेरे जैसा फ़ैन कोई नहीं है आपका। और मैं यही कहूँगा कि मुझे आपके साथ में मेरी लाइफ में बस आप और जल्दी बढ़ो मत, प्लीज़ मुझसे मिल लो। और तो हम लोग, या तो मैं आपसे मिल लेता हूँ, जो भी हो, मुझे आपके साथ में काम करना है। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब हम कुछ ना कुछ एक साथ शेयर करेंगे। कॉन्फिडेंस आया होना चाहिए, चीज़ें तो हो ही जाती है। वाई शाहरुख खान? सर, मैं मतलब जैसे सलमान सर की बात अलग है, उनकी वाइब अलग है, बट शाहरुख सर की जब बात आती है और उनमें वो बात ही, मतलब उन अलग बात है यार उनमें। वो, उनको पहले मेरी चाह थी कि मैं उनको देखूं और एक बार देखूं कि वो दिखते कैसे हैं, बट फिर अब चाह बदल चुकी है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बदल चुका हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए उनके साथ में, या कुछ तो ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं उनके साथ कुछ शेयर कर सकूँ। और कुछ नहीं होता है ना लास्ट में, तो मैं एक फ़ोटो तो ले लूँ उनके साथ में, कि मुझे याद रहेगा यार मैं शाहरुख सर के साथ में एक फ़ोटो लिया। तो कभी मिलना नहीं हुआ आपका शाहरुख सर के साथ? कभी नहीं हुआ, मैंने आज तक देखा नहीं उनको। ओके, होप शाहरुख सर ये देखेंगे और आपसे मिलेंगे जल्दी। खतरों के खिलाड़ी जब आप कर रहे थे, तो ऐसे कौन से मोमेंट पे आपको लगा कि अभी मुझे क्विट करना चाहिए शो से? ओह,
ये तो मतलब बहुत ज़रूरी था इसका जवाब देना मुझे, समझ रहे हो आप? ये तो बहुत सही सवाल आ गया आज। तो वो जो शख्स है वो अभी यहीं बैठे हैं चश्मे में। वो है गौरव। तो खतरों की बात है। खतरों में एक स्टंट था। वो स्टंट ये था कि आपको 700 ग्राम्स सी फूड खाना है। ओके। और सी फूड से मुझे एलर्जी है। मुझे जब डू एंड डोज का फॉर्म आया था, जब मैं खतरों जा रहा था, तब उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप वेज हो नॉन वेज हो, तो मैंने बताया मैं नॉन वेज हूँ। तो उसने सी फूड पे टिक कर दिया कि मैं सी फूड भी खाता हूँ। अब वहाँ पे एक परफॉर्मेंस था जिसमें 700 ग्राम्स आपको सी फूड खाना है सभी लोगों के साथ में। तो मैंने बोला तो मैं तो नहीं करूँगा। तो उन लोगों ने बोला क्यों नहीं करोगे, आप तो मतलब डेंजर जोन में हो, अगर आप अपना इसमें आए हो तो अगर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको सीधा एलिमिनेशन में डाल देंगे। मतलब डेंजर जोन के बाद एक और डेंजर जोन आता है, फियर फंदा जिसको बोलते हैं खतरों में, और फिर उसके बाद एलिमिनेशन आता है। मतलब अगर मैंने नहीं किया तो वो एक फियर फंदा नहीं आएगा, सीधा मुझे एलिमिनेशन में डाला जाएगा। मुझे ये कहा गया। तो मैंने बोला ये क्यों ऐसा मेरे साथ? तो उन लोगों ने बोला आपने टिक किया है, आपके फॉर्म में है। मैं तो लड़ लिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई मैं सी फूड खाता ही नहीं हूँ और मेरे से तो पूछा ही नहीं गया था इस बारे में। तो मैं बोला कि नहीं हो सकता ये, मैं पॉसिबल ही नहीं, मैं मान नहीं सकता। तो लिटरली पूरा स्टंट रुकाया गया, मेरा फॉर्म निकलवाया गया, उसका प्रिंट आउट निकाल के केप टाउन में मुझे फॉर्म कैमरे के सामने दिखाया गया कि फैजू, अब वो कट नहीं डाला है उन लोगों ने, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलील हो जाता मैं। बट ये चीज़ इतनी बुरी लगी मुझे कि यार ये कैसे हो सकता है। और ये जो गौरव है जिन्होंने टिक करा था वो नए नए ऑफिस में ज्वाइन किए थे। तो मैं बोला अभी ये इंसान को तो पता ही नहीं है मेरे बारे में, अब मैं क्या ही करूँ। तो उन लोगों ने मुझे एलिमिनेशन में तो डाला ही डाला, साथ में मुझे 7 फीट ज़मीन के अंदर भी गाड़ा। उसके ऊपर मेरे ऊपर कम से कम अराउंड 150 to 200 क्रैब्स डाला और क्लॉस्ट्रोफोबिक कर दिया है कांच डाल के कि क्रैब्स यहाँ वहाँ ना जाए, मेरे मुंह पे ही रहे। आप समझ रहे हो, मैं इतना परेशान था कि उस वक्त मुझे लगा कि ये खत्म हो गया है कहानी, अब मुझे शायद क्विट करना चाहिए। बट उसके बाद में मैंने एलिमिनेशन परफॉर्म किया और अच्छे से परफॉर्म किया, जीता। और जीतने के बाद में सबसे पहला मेरा कॉल जो गया है वो गौरव को गया है कि मैं आ रहा हूँ साले, तू वेज है ना, अब तेरे को मैं नॉन वेज बनाने वाला हूँ। तू खा के दिखा मुझे। मास्टर शेफ, वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ करने के बाद जब द 50 आपने किया, तो किस कंटेस्टेंट ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया? तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ करने के बाद में द 50 में जब मैं आया तो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया? जी। वो है निक्की। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में वो थी। जब मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में निक्की को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि माइंड्स गेम वगैरह ये नहीं खेलेगी लड़की, ये लड़की बी इन ए मूवमेंट में है। इसे जो नहीं पसंद आता है ये सीधा बोलती है, सीधा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फैजू ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बट शो में आने के बाद में, ठीक है, ये मैंने अभी तक कहीं नहीं बोला है, ठीक है, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की निक्की की जब हम बाहर आके शो देख रहे थे। तो निक्की हमारे साइड थी, हमारी अलायंस में थी, और वी आर वेरी हैप्पी कि अरे वाह चलो एक लड़की भी है और लड़की थोड़ा सा मतलब अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती है चीज़ों के लिए, और हमको लगता था कि ये हमारी कोर है, ये हमें वोट भी करेगी, वोट भी देगी। बट निक्की तो टीवी पे, मैं जब बाद में बाहर निकल के देखा तो निक्की प्रिंस की टीम में भी है, उधर पे भी अलायंस बना रही है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब शॉकिंग था। वो मेरे लिए क्या, मेरे ग्रुप वालों के लिए भी शॉकिंग था कि यार ये बंदी, हम दिल खोल के इसको सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं, निक्की इससे दूर रहे, निक्की वो कर, निक्की निक्की ऑलरेडी सबसे क्लोज है, हम ही सबसे दूर है। तो यस, निक्की वाज द वन। ओके। तो द 50 के सेट पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पर्सन कौन लगता था आपको? यार मैं अपने बारे में बताऊं कि दूसरों के बारे में? आपके बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन एक होता है ना कि कॉम्पिटिटिव, यस सर, सबसे पहले तो मैं खुद ही था, क्योंकि मेरे को जब भी कोई नया चैलेंज दिखता था ना तो मैं उसको इस तरीके से देखता था कि मैं इसको कैसे खत्म करूं, मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं। अगर मैं दूसरे कॉम्पिटिटिव कंटेस्टेंट्स के बारे में बताऊं तो यस, प्रिंस बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, स्मार्ट भी है, खेलता भी अच्छा है, माइंड गेम्स वगैरह भी अच्छा आते उसको, तो वो बहुत सही था। दूसरा माइंड गेम्स में मतलब कैलकुलेशंस वगैरह और पजल्स वगैरह में नहीं, बाकी सारी चीज़ों में, जैसे किसी को मैनिपुलेट कर देना, किसी को इधर पे जाके किसी के बारे में अलग ब्रीफ कर देना और फिर किसी को भड़का देना, और ये एक तो पार्ट है गेम का, तो मतलब
यस ही इज़ वेरी गुड इन इट। और दूसरा रजत भी बहुत स्मार्ट है प्लेयर, और रजत भी बहुत पावरफुल है, तो ये दोनों मुझे ऐसा लगा कि हाँ कंपटीशन में, बट ये दोनों जा चुके थे। रजत तो अपना भाई है, बट ये दोनों जा चुके थे और मैं टॉप 4 में था। ओके, प्रिंस तो खुद चला गया, क्यों? उसने क्विट कर दिया, बोला कि Okay. मुझे चाहिए कि अब मैं बहुत शो जीत चुका हूँ एवरीथिंग, तो मैं चाहूँगा कि बाकियों को मौका मिले। मौका सबको देना ही था तो आप पहले ही चले जाते ना। ओके, तो बिटवीन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ और द 50 के शो में ज़्यादा पॉलिटिक्स थी। ऑफ कोर्स द 50 तो शो ही पॉलिटिक्स का है। मतलब आप अलायंसेस बनाओ, आप फेक अलायंसेस बनाओ, आप सच्चे अलायंसेस बनाओ, आप इसके साथ अच्छे रहो बट पीठ पीछे आप कुछ और रहो। तो यस, मैं शो के बारे में बता रहा हूँ, अपने बारे में नहीं। मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। मैं जिसके साथ में था तो मैं उसको मतलब स्ट्रांगली खड़े रह के मैं बोलता था कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर वो पूछता था मुझे वोट करेगा, मैं बोलता था हाँ करूँगा। जो पूछता था मुझे वोट करेगा, मैं बोला नहीं, तू 3rd पे आती है, तू 4th पे आती है, तू 5th पे आता है। तो यस, पॉलिटिक्स अगर वाइज देखा जाएगा तो यस द 50 सबसे ज़्यादा। तो क्या समझ में आया, क्या एक लर्निंग हुई द 50 से? द 50 से लर्निंग तो बहुत सारी चीज़ों की मिली है, बट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स लर्निंग ये मिली है कि सर आप सबका दिल मत तोड़ो, उनका ही तोड़ो जिनको आपको लगे कि ये वीक है, ये चला जाएगा। तो ये लर्निंग बाहर तो नहीं काम आने वाली, बट ऑफ कोर्स कोई दूसरे शो में आएगी। वो शो में आए जिसमें मैं अब एज ए गैंग लीडर जाऊँ। मुझे अब बहुत ये है कि एज ए कंटेस्टेंट बहुत हो गया, अब कोई शो करना है जिसमें एज ए गैंग लीडर जाऊँ, लीड करूँ, अपने टीम मेंबर्स को जिताऊँ। क्योंकि मैं वो इंसान हूँ कि अगर मैं कोई शो में अगर सारे कंटेस्टेंट्स के साथ भी हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो टीम है, मतलब मैं हूँ वो शो में एज ए कंटेस्टेंट भी हूँ, मगर मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जीते। तो अब मुझे ऐसा कोई शो करना है जिसमें मैं एज अ गैंग लीडर रिप्रेजेंट हो, या फिर ऐसा कुछ शो। समझ रहे हो आप, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ यहाँ पे भी अभी। तो जब ये शो खत्म हुआ तो सबसे अच्छा बॉन्ड किस कंटेस्टेंट के साथ था आपका? द 50 या सबसे अच्छा बॉन्ड बहुत सारे लोग हैं सर। मैंने अगर आपको सच्ची बात कहूँ नहीं, तो बेस्ट तो एक ही होता है, जैसे फैज आपका। फैज तो भाई है ना नहीं सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने दोस्त या भाई में कहा, हाँ तो दैट इज फेज जिसके साथ आप हाँ मेरे ख्याल से सारी चीजें आप डिस्कस कर लोगे, हाँ जो हम बोलते हैं अनफिल्टर्ड, हाँ यहाँ से ज्यादा अनफिल्टर्ड, हाँ है ना? तो ऐसा कोई एक होता है ना हाँ। कि कोई एक, हाँ इसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। सर रिधिमा के साथ में मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। रिधिमा बहुत अच्छी परफॉर्मर है। मेरे जो भाई लोग हैं रजत वगैरह, ये सब तो दोस्त हैं, और ये शो के बाद भी मैं इनको रेगुलर बेसिस पे Correct. मिला हूँ। बट मेरा अगर लड़कियों में देखा जाएगा तो किसी के साथ में वापस से सेम बॉन्ड रहा है शो के बाहर भी, तो रिधिमा है। रिधिमा एक प्योर सॉल लड़की है। मतलब मैं बोलूँगा कि एक्चुअल में उस लड़की को जैसा मैंने शो में देखा था, वैसा अगर वो बाहर भी मिली है तो वैसी ही रही है। ओके, रियल पर्सनालिटी रियल है। पर्सन। ओके, तो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो नॉर्मल पब्लिक में है रियलिटी शोज को लेके, जैसे बीच में ये भी रूमर्स, एज ए नॉर्मल ऑडियंस को ये भी लगता था कि यार ये रियलिटी शोज फेक होते हैं, हाँ या जो दिखाया सर, जाता है सबसे ये बड़ा स्क्रिप्टेड होता है। मिसकंसेप्शन यही है कि लोग सोचते हैं कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड वहां तक के ही होते हैं जहां तक की डायरेक्शन देनी हो उनको। अब अगर कोई चैनल इतना ज़्यादा इतना पैसा लगा रहा है अपना, तो जाहिर सी बात है कुछ तो सेट रखेगा चीज़ों का जिसके अकॉर्डिंग उसका शो उस डायरेक्शन में जाए या वैसे डायनेमिक्स दे। उसके आगे वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। उसके आगे वो लोग चीज़ें ऐसी कराते हैं, एक्टिविटी जिसमें लोग अपनी रियल पर्सनैलिटी आके दिखाते हैं। और जब वो रियल पर्सनैलिटी दिखाते हैं, उन चीज़ों पे लोग जज नहीं करते, बट उन सारी चीज़ों पे लोग जज करते हैं जब उनका आर्टिस्ट के साथ कुछ गलत हो जाए। बोले नहीं ये सब पूरा स्क्रिप्टेड है, लोगों ने। अक्सर आप देखोगे बिग बॉस में क्या होता है, कभी भी जो मोस्टली यही होता है कि जो विनिंग कैटेगरी का बंदा होता है वो नहीं जीतता है, और जो लूजिंग कैटेगरी का बंदा होता है वो जीत जाता है। फिर लोग बोलते हैं यार इसको नहीं, इसको जीतना चाहिए था, ये स्क्रिप्टेड होता है, इसलिए ये शो स्क्रिप्टेड बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। जो जो जैसी चीज़ कर रहा है वैसा वो चीज़ वो उसको मिलेगी। अब अगर मैं भी यही कहूँगा सर कि मैंने भी 4-4 शो किए, मैंने भी शोज़ किए, मैंने लोगों के बहुत दिल जीते हैं, बट मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी कि यार मैं जीता क्यों नहीं? मुझे जीतना है। मैं एक बार वो विनिंग स्पीच देना चाहता हूँ। मैं भी एक बार, वो एक चाह है मेरी कि मैं वो ट्रॉफ़ी को उठाऊँ और देखूँ, बट 4 शो कर लिया, रनर अप रहा हूँ चारों में, बट मैं जीता नहीं।
बट मेरी कभी ये चीज़ पे दिक्कत नहीं रहेगी इस चीज़ पे कभी भी, क्योंकि मुझे पता है ना कि सारी चीज़ें रियल होती थी। मुझे पता है ना कि कोई चीज़ मेरे हाथ में होती थी वो मैं अच्छा कर जाता था, कोई चीज़ नहीं होती थी नहीं कर पाता था। तो यस, ये चीज़ है ऐसी। करेक्ट। सो अभी एक चीज़ मुझे बताएं आपकी, ऐसा कौन सा रियलिटी शो है इंडिया का और वर्ल्ड वाइड जो फैजू करना चाहते हैं, दोनों? सर रियलिटी शोज़ मेरे को लगता है कि जो मैं करूँ वो मैं अब जीतूँ, और अगर कौन सा शो, बट एक होता है जैसे कोई बोलता है कि मेरा शाहरुख खान की उस कैरेक्टर को मेरा प्ले करने का ड्रीम रोल है, ये है। तो एक अगर हम रियलिटी शो की बात करें तो ऐसा कौन सा रियलिटी शो है जो फैजू करना, जीतना तो चाहते ही है बिल्कुल, लेकिन हाँ सर, रियलिटी शोज़ में अगर मैं कुछ अभी करना चाहूँगा करंट में, तो मैं गैंग लीडर बनना चाहूँगा। मेरी बहुत चाह है गैंग लीडर बनने की। मुझे मेंटोर बनना है अब, और मुझे गाइड करना है उन सारे लोगों को जो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है, और मैं उनको गाइड कर सकूँ उस चीज़ में, मैं उनको जिता सकूँ। चलो भाई, मैं नहीं जीता तो दूसरे ही सही, दूसरों को जिताना अब मेरा काम है। बिकॉज एक तो जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं आपके, वो तो हैं ही, वो तो लाइफ टाइम छोड़ नहीं सकते, वो तो पहला प्यार है आपका भी, और आप उनके और वो आपके। तो क्या एक्टिंग अभी फैजू का फाइनल गोल है जिस पे फोकस कर रहे हैं? यस सर, 100%। एंड गोल मेरा वही है। मैं खुद को बड़े पर्दे पे देखना चाहता हूँ, बड़े कंटेंट के साथ देखना चाहता हूँ, खुद को अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ लोगों को। लोगों ने जो सोशल मीडिया की लाइफ देखी है वो बहुत हैप्पी हैप्पी, खुश खुश, कभी कोई कट्स अच्छे, कोई कट्स इमोशनल, ऐसे सब। बट अब मुझे खुद को ना एक स्टोरी लाइन में देखना है। मुझे एक कैरेक्टर प्ले करने का मन है, मुझे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करने का मन है। मुझे थिएटर्स करने हैं, मुझे अपने एक्टिंग का क्राफ्ट बेटर करना है, मुझे वो सारी चीज़ें करना है जो एक एक्टर करता है। तो यस, ये सोशल मीडिया वाला फैसू आपने तो देख लिया है, बट जो अब फैसू का एंड गोल है वो है बड़ी पिक्चर, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा सर, और वो सारी चीज़ें करूँगा जो एक अच्छा एक्टर करता है। फैजू एक्टिंग पे काम कर रहे हैं? यस, फैजू एक्टिंग पे काम कर रहे हैं, फैजू वर्कशॉप्स वगैरह ले रहे हैं। इरफान सर करके एक बहुत अच्छे कोच हैं जो अ, मुझे कुछ कुछ चीज़ें बॉडी लाइन और सारी चीज़ें मेरे को बता रहे हैं। तो सब चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, वक्त जल्द आने वाला है। क्रेजी। अच्छा, तो एक अगर हम जो भी एग्जिस्टिंग फिल्म हैं, चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कौन सी एक ऐसी फिल्म है कि अगर फैजू करें तो पहला कि मैं पहली मूवी इस तरह की करना चाहता हूँ? नॉट टाइप कास्ट, या मैं कोई रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि सर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कंटेंट भी बनाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कंटेंट बनाऊँ जिसमें मैं बहुत बेटर हूँ, ताकि ना लोग, मैं पहले वो चीज़ रियल कर पाऊँ और लोग भी उसको फिर कनेक्ट कर पाएँ। आपने स्लम डॉग मिलियनेयर देखा जी, है ना? ये ऐसा ओवरनाइट फेम तो मुझे नहीं मिला, या ओवरनाइट पैसे नहीं मिले, बट मैं वो चीज़ें ना जो उसमें फ़िल्म्स में, वो फ़िल्म में है ना, वो उसको ना मैं थोड़ी-थोड़ी रिलेट करता हूँ। आपने गली बॉय देखा है? आप गली बॉय में भी देखो कि वो लड़का कहाँ था, क्या कर रहा था, अपने टैलेंट से कहाँ आया, क्या-क्या चीज़ें उसको लाइफ में उसने अचीव किया। मैं कहीं न कहीं ना ये मूवीज़ से ना बहुत रिलेट करता हूँ खुद को, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहली कुछ ऐसी मूवी मुझे मिले मेरी लाइफ में, तो मैं वो चीज़ में बेटर हूँ और मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँगा। अब अगर मैं मेरे कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आता हूँ, अपने क्राफ़्ट को अच्छा करता हूँ, तो मैं एक दूसरा कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ, जो है नेगेटिव। अक्सर आपने मुझे हर चीज़ में खुश और हैप्पी देखा है। मुझे देखना है मैं नेगेटिव कैसा प्ले करूँगा, मुझे देखना है मैं नेगेटिव में किस तरीके से दिखूँगा। तो नेगेटिव रोल भी एक मेरा कंफर्ट ज़ोन से बाहर है, तो मुझे वो ट्राई करना है मेरी लाइफ में। तो ये एक हो सकता है। ओके, क्रेजी सर। भाई विलन बनना भी हुनर है। सो वर्कआउट कितना इंपॉर्टेंट है फैजू के लिए? वर्कआउट फैज़ू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैज़ू रात में सोते हुए बोल रहा, रात में सोने से पहले सोचता है कि कल उसको क्या करना है, और सुबह जब वो उठता है तब वो चीज़ें सारी एग्जीक्यूट करता है। तो यस, वर्कआउट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने आप को बहुत चेंज कर चुका है पहले से, मेरी डाइट चेंज कर चुका है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी मार दी है पहले से, जो मेरे कंफर्ट जोन में थी। मेरी डाइट वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। सुबह उठ के सैलेड कौन खाता है? मैं सैलेड खाता हूँ। फिर इसके 2 ढाई घंटे तक मैं कुछ नहीं खाता। फिर इसके बाद में मैंने थोड़ा सा चिकन खा लिया जिम से पहले। फिर जिम से आने के बाद में मैं कुछ हल्का फुल्का, अगर एग वगैरह एग बॉयल है तो कुछ खा लिया, फिर चेंज, फिर वापस से सैलेड पे आ गया, और सबके पोर्शन सब इतने इतने ही हैं। तो वर्कआउट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो शुरू से आप फिटनेस फ्रीक थे या कहीं से इंस्पिरेशन मिली या किसी को सर देख के? मैं 16 टू 17 ईयर्स हो गया है मुझे जिम करते हुए। मैंने अपनी एनहेंस बॉडी बनाई है, आज तक मैंने कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया मेरी बॉडी में। क्रेजी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आप रियल रहोगे इन पर्सन और बॉडी को भी लेके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो करेक्ट। तो इस अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, आज की अनहेल्दी फूड के बीच में आप अपने फैंस को एक क्या फिटनेस टिप्स देना चाहेंगे? जिम जाओ सबसे पहले, क्योंकि जिम ही वो चीज़ है जिससे आप यहाँ पे भी पीस पाओगे, यहाँ पे भी पीस पाओगे। और जब आप अच्छे लगते हो ना, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस, जो अगर मेरे फैंस हैं या जो लोग देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा सबसे कि देखो, जिम इम्पॉर्टेंट है, वो एक लाइफ का पार्ट है। उसको अपने रूटीन बेस पे डालो डेली, और भूल जाओ कि आप कुछ मेहनत करने जा रहे हो। आप सिर्फ अपने आप को पॉलिश कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो। 2-2.5 साल तो भूल ही जाओ, जो नए लोग हैं। और मेरे हिसाब से 80 टू 90% डाइट है। आप क्या खाते हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छा और क्लीन खाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है सिर्फ। अगर आप कुछ खा रहे हो, उसका टेस्ट यहाँ से यहाँ तक का है, बाद में करेक्ट। यहाँ परेशानी है। आप सिर्फ इतना पार्ट 2-2.5 साल अगर आप चेंज कर लो, अपना अपना टेस्ट चेंज कर लो, खाओ उन सब चीज़ों को जो आपको एक्चुअल में हेल्दी करे, और आप फिट फील करो, तो यस, ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। तो एक ये चीज़ पता चली थी कि आप सर्फिंग क्लासेस आपने ली थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर्फिंग मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों को करना चाहिए। थोड़ा सेफ़, अच्छे गाइडेंस पे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक गोवा में वेक बोर्ड सर्फिंग किया था, वो जेनुइनली मुझे करना था, क्योंकि यार वो दिखने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है, और जब आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हो तो बहुत कूल लगता है देखने में। तो मैं तो एक्चुअल में सीखने गया था, बट वो लोग के पास में पूरा सेटअप था, उन लोगों ने शूट किया। वो देख के मुझे इतना क्रेज़ी लगा कि मुझे ऐसा लगा कि वेक बोर्ड से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म मैं करूँगा सर्फिंग में। तो मैं एक सर्फिंग में एक रिसेंटली एक ब्रांड किया था, ब्रांड का इंटीग्रेशन था वहाँ पे। तो मैं विरार गया, विरार वसई में। एक्चुअली में हुआ क्या ना, मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ बाहर के लोगों से, जो बाहर के फॉरेनर्स हैं। उनका अगर आप वीडियो देखोगे, वो इतनी बड़ी-बड़ी लहरों पे जो सर्फिंग करते हैं, वो कितना कूल और कितना अच्छा लगता है, बॉडी के लिए भी कितना अच्छा होता है, बैलेंस आप कितना अच्छा सीख लेते हो। तो मैं गया विरार, विरार जाने के बाद में मैंने वो सर्फिंग की। सर्फिंग करने के बाद में वो मुझसे हुआ ही नहीं। तो मतलब एक सेशन में तो वो नहीं आएगा, कम से कम 5 से 6 सेशन जाएँगे, तब आपको वो सर्फिंग आएगी, तब आप लहरों में खेल पाओगे। तो ये मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरे देखने वाले लोगों से भी यही कहूँगा, गाइज़ आप लोग जाओ, क्योंकि ये चीज़ कमाल की है। ओके, तो द नेक्स्ट इज रिलेशनशिप एंड लव। मुद्दे पे आते हैं। तो व्हाट्स योर आइडिया ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप? हेल्दी रिलेशनशिप अगर आप मुझसे पूछोगे सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी इज़ द की। ट्रांसपेरेंसी अगर आप जितना ज़्यादा रखोगे, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। और दूसरा है कम्युनिकेशन। अगर आप प्रॉपरली हर चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो और आप दिल से कर रहे हो, ये नहीं कि आप सिर्फ कहने को कह रहे हो और आपको चाहिए कि फिर ये हेल्दी रिलेशनशिप रहे, वो काम ही नहीं करता है। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, सारी चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स हैं, और उसको आप दिल से शेयर कर रहे हो, खुशी खुशी शेयर कर रहे हो, तो ये एक सबसे बेस्ट चीज़ होगी एक हेल्दी रिलेशनशिप को आगे करने में। ओके, तो मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मेरे पास उसमें आ गया है, और ये भी आपने दे दिया इसका आंसर तो इसमें मुझे, लेकिन फिर भी एक बार, बिकॉज यूथ आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करता है ना? और अभी मैंने देखा है बहुत सारा यूथ जो है बहुत यंग एज में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत उसके बाद कभी ब्रेकअप होता है, कुछ होता है, तो बड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे गलत अ, कदम भी उठा लेते हैं, हम देखते हैं। तो एक नई जनरेशन के लिए, जो यंग जनरेशन है, उसके लिए एक आपका एडवाइस रिलेशनशिप और लव को लेके? रिलेशनशिप और लव को लेके मेरा एडवाइस न्यू जनरेशन और जेनजीज को यही रहेगा सर। मगर मैं एक बात बोलूँ आपको, ये जो जेनजीज है ना, बहुत स्मार्ट है, एग्री। बहुत स्मार्ट है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है,
और ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए चीज़ों में। मुझे लगता है कि जो हमारे टाइम के लोग हैं वो इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं रखे होंगे जितना ये जेंजीज रखते हैं। एक एक स्टेप, एक एक कदम अपना बहुत स्मार्टली यूज़ करके वो लोग चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना कहीं पे भी, जहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करना है वहाँ कर लेंगे, मगर उससे ज़्यादा नहीं करने देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्मार्ट है जेंजीज। तो भी अगर मैं यही कहूँगा जेंजीज को और सभी लोगों को कि कभी भी अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो या बिग स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में, एक रिलेशनशिप में, तो आप उसका पर्पस देखो। आप किस पर्पस से कर रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है, और अगर कर रहे हो, चीज़ें आगे बढ़ गई है आपकी, तो उसको कम्युनिकेट करो और उसको और बेटर करो। और जितना आप कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ में चीज़ें रखोगे, उतनी ट्रांसपेरेंट भी रहेगी और एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप भी रहेगा। तो 2023 में आपने आईफा अटेंड किया है अबू धाबी में। एक तो आपने सलमान सर का एक्सपीरियंस तो बता ही दिया कि जब वो आपके पास से निकला, मैं भी वहीं था। तो ओवरऑल आईफा का एक एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं सलमान सर को भी। सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस आईफा का मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि मैंने मतलब सारा अली खान मेरे 2 सीट छोड़ के बैठी थी, और और भी बहुत सारी बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाएं थी, और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे, और मैं बहुत सारे एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए सामने स्टेज पे देख रहा था, और मैं फर्स्ट रो पे बैठा हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। और उसके बाद जब हम सलमान सर के पास गए, वहाँ उनसे मिले, और वहाँ पे भी इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं एक साथ, ऐसा लग रहा था कि कोई मैं मूवी में हूँ और कोई मूवी चल रही है और मैं वो मूवी का पार्ट हूँ। क्योंकि एक साथ आप एक ही रूफ के अंदर इतने सारे बॉलीवुड सेलेब्स को देखते हो, तब आपको भी यकीन नहीं होता कि आप कहाँ आ गए हो। तो यस, मेरे लिए वो बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। बहुत खुश हूँ मैं, और मैं चाहूँगा कि ऐसा कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फिर से हो।